तो क्या ये बातचीत कामयाब न होने पाए, इसके लिए इजराइल अटैक करेगा क्योंकि अमेरिका तो नहीं करेगा। तो क्या ये इजराइल की तरफ से अटैक होगा? ये क्या है जी? इस वक्त सिनेरियो जो है वो ये है कि अरब ममालिक यानी दोहा, कतर से भी एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान में मौजूद है इस वक्त। तो सिर्फ पाकिस्तान के आसिम मुनीर ही नहीं है, कतर से भी है, और उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि तुर्किया वगैरह से भी कुछ लोग पहुंचे हैं तेहरान में। फिरोज साहब, अभी अभी मैं अपडेट ले रहा हूँ, अभी तबसरा नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ पहले अपडेट ले लेता हूँ, फिर मैं आप पास आऊंगा। मैं अब्दुल वाहिद साहब पास आ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपडेट लेना चाहता हूँ। अब्दुल वाहिद साहब, क्या लग रहा है, क्या अपडेट है क्या इस वक्त? क्योंकि बड़ी सनसनी सी है, मिली जुली खबरें हैं। जयदीप सिंह मुंदेला साहब कह रहे हैं, राइटर्स ने एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये भी है, दूसरी तरफ अलर्ट भी है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आपको यहाँ पे इजराइल ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली मीडिया सूत्रों ने बताया कि नेतन्याहू ने आज रात सत्तारूढ़ गठबंधन दलों के प्रमुखों को बैठक के लिए बुलाया है। तो क्या ये बातचीत कामयाब न होने पाए, इसके लिए इजराइल अटैक करेगा क्योंकि अमेरिका तो नहीं करेगा। तो क्या ये इजराइल की तरफ से अटैक होगा? ये क्या है जी? अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट्स? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं उसमें, अमेरिका का अटैक, इसराइली अटैक, ये सब अटैक। जब तक ट्रंप हैं तब तक मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये सिर्फ इसराइली अटैक होगा। ये एक जो है ज्वाइंट अटैक होगा। ये अलग बात है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, इसराइल से बोले कि गो एहेड। इस वक्त सिनेरियो जो है वो ये है कि अरब ममालिक यानी दोहा, कतर से भी एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान में मौजूद है इस वक्त। तो सिर्फ पाकिस्तान के आसिम मुनीर ही नहीं है, कतर से भी है, और उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि तुर्किया वगैरह से भी कुछ लोग पहुंचे हैं तेहरान में, और मिस्र से भी। तो सवाल यह है कि ये सारे जो है अरब ममालिक, तुर्की, पाकिस्तान वगैरह, ये सारे जो है इस वक्त तेहरान में कर क्या रहे हैं। इसका मतलब ये है, दो हैं बातें। या तो ये बातचीत हमें विद इन 24 आवर्स जो है, या शायद 24 घंटे, मैंने ज़्यादा बोल दिए, 12-13 घंटे के अंदर कामयाब होने वाली है, और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बिल्कुल अनकरीब है जो जो कि होने वाला है। अगर ये अनाउंसमेंट सीज फायर का या फिर किसी मुआहदे तक पहुंचने का नहीं होता है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो जंग होगी। इसराइल के लिए फेवरेबल माहौल होगा जंग का, अमेरिका के लिए माहौल फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये जंग होती है तो इसकी नौयत क्या होगी, इसकी क्या फिर अरब ममालिक मिलकर के ईरान पर अटैक करेंगे? क्या ये सिनेरियो होगा? क्या अरब ममालिक अमेरिका को जाता हुआ देखना चाहेंगे? परेशान हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन क्या वो ये चीज़ देखना चाहेंगे कि ये जाए यहाँ से? तो इसमें जो है कैफियत दोनों है, कि हाँ भी और नहीं भी है। क्योंकि क्या चाइना और रशिया उस तरह का सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करने के लिए अरब वर्ल्ड को तैयार हैं जैसा उनको रिक्वायर्ड है? तो अभी जो है इसका जवाब यह है कि अभी जो है चाइना और रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि जिस लेयर की वो, ये बात सही है कि अमेरिका हिफाजत नहीं कर पाया अरबों की, लेकिन अगर यूएस से अरबों का मोह भंग हुआ है तो क्या उसका जो है सब्सिट्यूट चाइना और रशिया बनने के लिए तैयार हैं? तो इसका जवाब अभी नहीं है। यानी अभी फौरन जो है बोलना कि वो आ जाएंगे, अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे, तो इसका जवाब है नहीं। ये दोनों अभी जो है इस तरह से कैपेबल नहीं है। तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा बचता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना बड़ा जो है मुल्क और इतनी बड़ी मिलिट्री नहीं है कि वो जो है मतलब सऊदी अरब को भी, यूएई को भी, कतर को भी, कुवैत को भी, मतलब कितनी जगह जो है वो प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी। क्योंकि कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि जब आज से 8-10 साल पहले रजब तैयब उर्दगान जब पहली दफा जो है प्रेसिडेंट बने थे, तो आपको याद होगा उस वक्त एक मिलिट्री कू हुआ था। उसको जो है फिर अवाम आ गए थे और वो टैंकों के सामने लेट गए थे। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, अब वो रिपोर्ट बाहर आ गई हैं और वो गूगल पर मौजूद हैं। जब रजब तैयब उर्दगान ने उसको दबा दिया, उस मिलिट्री कू को कुचल दिया, मिलिट्री बगावत को, तो बहुत सारे तुर्की के मिलिट्री के बड़े बड़े जर्नल और ख़ास तौर से एयरफोर्स के बड़े बड़े अफसरान को जेलों में डाल दिया गया।
उस वक्त एक खला पैदा हुआ कि अचानक अगर फ्रांस या फिर जो है कब्रस वगैरह, यानी वो जो साइप्रस है यूनान के पास, अगर उधर से कुछ अटैक होता है तो फिर इसके सरहदों की हिफाजत या उसके जो है फजाई उसकी जो है तुर्किया के हुदूद की हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि उस वक्त कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसी थी कि अमेरिका, सऊदी अरब और बहुत सारे दिगर अरब ममालिक भी ये चाह रहे थे कि तुर्किया के अंदर ये जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुस्लिम मुल्क में डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है तो फिर अरबों के पायतख्त जो है वो जो है हिलने लगते हैं। तो अब जो है तो उसको गिराने के लिए तो उस वक्त कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक पाकिस्तानी एयरफोर्स तुर्किया के अंदर पोजीशन लिए रही या वो डिप्लॉय रही। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस वक्त इनके रिजीम को बचाया था, रजब तैयब एर्दोगान के। इस तरह की रिपोर्ट सब बाहर आ गई हैं और ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई कि ये पाकिस्तानी फजाइया थी जो 1.5 महीने तक डिप्लॉय रही तुर्किया के अंदर। तो हम लोग कई बार सिर्फ अपने उस जो है सिनेरियो में देखते हैं तो पाकिस्तान उस तरह का बहुत मिलिट्री में बहुत छोटा जो है उसको आंका जाए तो ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक इस पूरे साउथ एशिया और वर्ल्ड की टॉप 10 मिलिट्री में से एक आता है। तो आप सोचिए कि अगर उसने तुर्किया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यहां वहां डिप्लॉय किया है और अभी तक ये है कि वो जो 67 की वार हुई थी उसके बाद 73 के अंदर, तो ये जो कुछ हुआ सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर प्लेन थे जिन्होंने इसराइल के अंदर जाकर बमबारी की और उसके बावजूद सारे के सारे वापस आ गए थे। तो ये जो है एक उनका अपना है, तो वो अभी भी उसको जो है पाकिस्तान कैश करा रहा है। तो ये पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी है। तो अब ये है कि वहां पे क्या कोई ऐसा रीजनल अलायंस डेवलप हो रहा है जो ईरान पर अटैक करे? तो अभी जो है इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन वो ईरान पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर ईरान बहुत ज्यादा कामयाब हुआ तो अरबों को फिर ये डर रहेगा कि कहीं ईरान जैसी इस्लामिक डेमोक्रेसी अरब ममालिक में तो नहीं आ जाएगी, कहीं वहां की आवाम के अंदर इस तरह का कोई जो है मतलब नजरिया पनपने न लगे। तो इसलिए वो ईरान को इतना मजबूत भी देखना नहीं चाहेंगे। तीसरी रिपोर्ट एक और आई है जो कि बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जो हम अक्सर बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम ममालिक जो है ये हैं ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि अरब या मुस्लिम ममालिक दूध के धुले नहीं हैं। अब आप देखिए रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट जो है अल जजीरा की ने सिर्फ पब्लिश किया है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज ही रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उसको कोई भी जाकर, जितने नाजरीन हैं और आप भी, अल जजीरा पे उसको आप देख, ये अभी 4-5 घंटे पहले ही पब्लिश हुई है। दुनिया के 51 देशों ने ये जो जंग जारी है फलस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी इसराइल की, इस दौरान भी उसको फौजी मदद जिसने जारी रखी है उसमें सबसे बड़ा मुल्क वो है अमेरिका, जिसने सबसे ज्यादा मदद दी है। दुनिया के 51 देशों में सबसे ज्यादा शेयर उसका है, जिसने मिलिट्री का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, बम ये सब मिसाइल वगैरह, फाइटर जेट सब। उसके बाद सबसे बड़ा मुल्क जो अराउंड 20% मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर बम वगैरह है, वो है भारत, ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर। दूसरी बात ब्राजील, तीसरा चाइना। ये मैं बता रहा हूं ब्रिक्स के मेंबर्स की बात। उसके अलावा यूरोपियन देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, ये सब है। अब हम आते हैं मुस्लिम देशों की तरफ जिनका भी नाम उस लिस्ट में है, जिन्होंने इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट यानी आर्म्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। उसमें है तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात, मलेशिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, आजरबाईजान। इन सारे ममालिक के भी नाम हैं जिन्होंने इसराइल को, मतलब इसराइल जो ये फलस्तीनियों को मार रहा है तो उसमें इन मुल्कों के भी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट है। तो आप बताइए कि अगर सूरत हाल ये है तो कुछ बैद नहीं है कि ये अरब ममालिक अमेरिका के उसमें आकर के, भाई सलाहुद्दीन अयूबी को सीरिया से फलस्तीन पहुंचने में 15 साल लगे थे। सीरिया से फलस्तीन इतनी दूर नहीं है, तो 15 साल उसको ऐसे ही नहीं लगे थे सलाहुद्दीन अयूबी को, क्योंकि वो जब भी फलस्तीन आजाद कराने के लिए पेशकदमी सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से होती थी तो कहीं ना कहीं दिगर कबाइल, दिगर मुस्लिम बादशाह उसके मुल्क के ऊपर टूट पड़ते थे या बगावत शुरू कर देते थे। फिर वो उनको जो है कुचलने के लिए निकल पड़ता था, फिर उसकी फौज पीछे, जैसे ही फलस्तीन के लिए आगे बढ़ता फिर फौज पीछे।
तो इसलिए आप बताइए कि उसको 15 साल लग गए फलस्तीन पता करने में। तो सबसे बड़े जो है गद्दार मुनाफिक ये लोग कहाँ हैं? तो वो जो राहत इंदौरी का शेर है कि ज़मीर इनके बड़े दागदार निकलेंगे, ये जो चेहरे फिरते हैं धुले धुलाए हुए, तो सूरत हाल ये है। जी मुमताज भाई। सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं इसलिए ये थोड़ा सा अभी लग रहा है मुझे, क्योंकि अय्यामे हज है और अभी पूरी दुनिया से लोग, जैसा कि मैं कह रहा हूं, तो अभी सिचुएशन दूसरी है। और फिर जिस तरह से डेलीगेशन पे डेलीगेशन ईरान में मौजूद है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इजराइल देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की नींद हराम है। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ रहा था अभी शुरू में, उन्होंने बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये बात कही कि जब वहां पे बातचीत हो रही है तो सबसे ज्यादा परेशानी नेतन्याहू को है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और हार्ड टॉक वाली बात तो हमने सबने सुनी है। तो इसीलिए ये बातचीत ना हो। लेकिन क्या फिरोज बख्त साहब आपको नहीं लग रहा, कई देखिए अपडेट्स आई है, जर्मनी में ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए जयदीप साहब लिखा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ पार, उन्होंने कहा है हमने अपनी सेनाओं को मध्य पूर्व में तैनात होने के लिए कहा है ताकि अमेरिकियों और हमारे ठिकानों को ईरानी समर्थक प्रॉक्सी से बचाया जा सके। फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि एतमीम बिन गवीर के फ्रांस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिन गवीर जो है फ्रांस नहीं जा पाएंगे, ये आप देखिए। तो यहाँ पे इसके अलावा कई ऐसी खबरें यहाँ पे क्रक्स न्यूज दिए, ऑन फ्राइडे टू सिगरेट रशियन कार्गो प्लेन लैंडेड टर्निंग ऑफ सिग्नल। तो लेकिन इस वक्त देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हालात बिल्कुल वाकई बड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ ट्रंप क्या कह रहे हैं, मैं केवल वही समझौता करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा हो, चाहे नलवारा ने कहा है जो इजराइल के लिए अच्छा हो। फिरोज रेजी साहब लिख रहे हैं, मुमताज साहब खबर है कहां तक सही है, चाइना ने 100 से ज्यादा जंगी जहाज खड़े कर दिए हैं। ये बिल्कुल सही है। सऊदी ने नहीं, चीन तो लगातार मुहाफजत कर रहा है, वो खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी जो हालात है, फिरोज बख्त साहब क्या लग रहा है कि अगर इजराइल ने अटैक किया, देखिए अमेरिका अभी इस मूड में नहीं है, अमेरिका नहीं, लेकिन जिस तरह से अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं बगैर उसके मुमकिन नहीं है, ये सही है, मुमकिन नहीं है, लेकिन सिचुएशन भी जरा अलग है। अमेरिका भी फिलहाल नहीं चाहता, मैं आपको बता रहा हूं। और ईरान में इसमें बड़ा फर्क है। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी आ गए, चलिए उन्हीं से राय ले लेते हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके साथ ही माहिर तालीम, माहिर कानून, मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर है। क्या लग रहा है राशिद साहब, क्या कैसे देख रहे हैं इस वक्त के जो हालात है? फिरोज बख्त साहब ने भी बताए, अब्दुल वाहिद साहब ने, और अपने यकीनन सुना होगा, हालात जो है वो इस वक्त धमाका खेज बताए जा रहे हैं। हालांकि बातचीत भी चल रही है, लेकिन क्या इजराइल अटैक कर सकता है? मुमताज भाई हो सकता है सुबह तक आपको कोई और अच्छे न्यूज मिल जाएं, ये भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ हमला को लेके ही चल रही हैं कि हमला हो जाएगा। अलर्ट तो हमेशा रहा है, ईरान हमेशा अलर्ट रहा है अमेरिका को लेकर। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको अमेरिका पे या इजराइल पे भरोसा है, भरोसा कभी नहीं था उसको। लेकिन जो चीजें चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, एक दो चीजें बहुत ज्यादातर लोग उस पर मतलब निकाल रहे हैं कि वो अपने बच्चों की, बेटे की शादी में नहीं जा पाए, लौट आए ईरान की वजह से। यानी उनके सामने ईरान इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। हम लोग सोचते थे कि ईरान अमेरिका के सामने कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईरान एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए। दूसरी चीज, अपने उस बेटे से उनकी कभी पटरी खाई ही नहीं है, और वो उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, ये भी आप जान लीजिए, पहली बीवी के बेटे हैं। और उनके बेटे ने इनसे दूरी आज से नहीं,
25 साल पहले से बना के रखी है, 20 साल पहले से बना के रखी है, 20 साल से ही अपने दूरी बना के रखी है उसने। तो वहां पर कोई इनके इमोशनल अटैचमेंट नहीं थे। ये जा भी रहे थे तो फॉर्मेलिटी में जा रहे थे, अपना जाने का बहाना ढूंढ रहे थे, उनको बहाना मिल गया। बाकी वाशिंगटन में सरगर्मियां तो होती रहती हैं। वाशिंगटन राष्ट्रपति हाउस है, वहां तो कुछ ना कुछ दुनिया के विषय में, दुनिया के बारे में चर्चाएं होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि एकदम सन्नाटा रहेगा वहां पर। लेकिन जो ये बातें आ रही हैं कि बस हमला हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अभी चीजें और गर्म होंगी। ऐसा नहीं है कि टर्की के लोग भी वहां बीच में पहुंचे हैं, आपके पाकिस्तान के लोग भी ईरान में मौजूद हैं। टर्की वाले क्यों आए? कि मान जाओ नहीं तो जंग हो जाएगी, मान जाओ नहीं तो हमला हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये भी हम मान रहे हैं कि ईरान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की है कि अब मैं शादी छोड़ के आ गया हूँ, बेटे की शादी में नहीं गया हूँ, अब मैं इनके ऊपर बड़ा हमला करूंगा, पहले से बड़ा हमला करूंगा। और ऐसा हमला करूंगा कि ईरान संभल नहीं पाएगा, उसके बाद मजबूरी में उसको मुआहदे के लिए आना पड़ेगा, उसको डील करनी पड़ेगी। ये चीज, ये परसेप्शन वो बना रहे हैं प्रेशर बनाने के लिए। अब प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है कि स्टोन एज भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी तरीके से तुम्हारा कल्चर ही तबाह कर देंगे हम। तो अभी टाइम बाय कर रहा है ईरान। और अभी तक हमने आपसे ये बात नहीं कही थी, आज हम पहली बार कह रहे हैं कि अमेरिका टाइम बाय नहीं कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है ईरान। ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए ईरान इनको लटका के रखे हुए है, बार बार टाइम दे रहा है। अभी नया मसौदा फिर भेज दिया ईरान ने, आपको मालूम नहीं होगा शायद, अभी न्यूज ब्रेक नहीं हो पाई है। ईरान ने नया मसौदा फिर भेज दिया है। नहीं, मैंने थंबनेल ही यही बनाया है जी, आप देखिए। अच्छा, मैंने हमें देखा थंबनेल है। ही यही बनाया, नहीं है मुझे इत्तला, मैंने जी इंट्रो में इसका जिक्र भी किया। जी जी, उन्होंने नया प्रस्ताव, नया मुआहदा फिर भेज दिया उनके सामने। अब इस पे एक हफ्ता चर्चा चलती रहेगी। तो ईरान कुछ ना कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा राज है जो मेरे ख्याल से ईरान के ही खास खास लोग जानते हैं, ईरान के और भी लोग नहीं जानते। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मुलव्विस है, वही जानते हैं। और जो इसमें मुलव्विस नहीं है, बड़ी अथॉरिटी भी हैं, वो भी नहीं जानते इस चीज को कि ईरान का प्लान क्या है। आज की बात से तो हमको एकदम क्लियर नजर आने लगा है कि ईरान जो है टाइम बाय कर रहा है। अमेरिका, दुनिया कह रही थी कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है, अमेरिका टाइम बाय नहीं कर रहा है, टाइम बाय ईरान कर रहा है। हो सकता है कि वो इतना टाइम ले कि अपना यूरेनियम 90% तक पहुंचा करके अनाउंसमेंट कर दे कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया है। चलो अब किससे बात करोगे? हमने तो बना लिया है, अब किस पे बात करोगे? अब क्या हम पे हमला करोगे? तो मुमताज भाई, अभी जो सूरत हाल चल रही है वो बहुतों के दिमाग से ऊपर है। हम अपनी और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमसे ज्यादा बड़े विदेशी मामलों के जानकार हैं, जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई है, वो भी बड़े कंफ्यूजन की चीजों को देखते हैं कि असल में मसला जा किधर रहा है। ये मसला जा रहा है किसी डील की तरफ, या ये मसला जा रहा है किसी जंग की तरफ। इसराइल बीच बीच में फुदक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल कह रहा है कि साथ में आ जाओ, मैं हमला कर दूं। अमेरिका ने साफ कर दिया, अगर तुमने हमला किया तो हम तुमसे और पीछे हट जाएंगे, फिर कुछ भी होगा तुम इसके जिम्मेदार हो, हम नहीं रहेंगे। तो मुमताज भाई, अभी जो चल रही है सूरत हाल, ये कोई 2-4 घंटे, 24 घंटे में हल होने वाली नहीं है। हमला तो होगा नहीं, अभी तो नहीं होगा। ये आप याद रखना, जिस दिन हमला होने को होगा, आप ये देख लेना, पहली खबर ये आएगी कि अपने नेवल को अमेरिका ने पीछे किया, 1000 किलोमीटर दूर ले गया अपने नेवल को, जहां उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह समंदर में हुर्मुज से पीछे जाने लगेंगे। या तो ये मुआहदे की बात जाएंगे पीछे, या जंग की तैयारी जब शुरू हो जाएगी, हमला होने वाला होगा, तब पीछे जाएंगे। जी मुमताज भाई।